हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चेतन केड़कर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था षटक्रिया काल हम देख रहे थे। उसके अंतर्गत उसके जो 6 इम्पोर्टेंट चरण हैं उसमें से 5 चरण हम देख चुके हैं। संचय, प्रकोप, प्रसर, उसके बाद फिर स्थान संचय और व्यक्ति। उसका जो लास्ट चरण है भेद, वही रह गया था। तो आज हम देखेंगे भेद, ये उसके लास्ट चरण को, और साथ ही साथ षटक्रिया काल का इम्पोर्टेंस कि अगर ये षटक्रिया काल हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो भेद जो है, भेद का उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 21/35। सुश्रुत सूत्र स्थान के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। इसमें कहा गया है, अत ऊर्ध्वमेतिशाम विदीर्णानाम व्रणभावापन्नानाम षष्ठक्रियाकाल जुवर अतिसार प्रवृत्तिच्च दीर्घकालानुबंधी तत्र प्रतिक्रियमान असाध्यताम उपयान्ति। तो इस श्लोक में बताया गया है कि शोफादि के अविदीर्ण होकर व्रणावस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है वह छठा क्रियाकाल है। ज्वर अतिसार का अधिक समय तक अनुबंध बना रहना ही छठा क्रियाकाल है। इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाता है। तो ये श्लोक काफ़ी क्लिष्ट सा लगता है समझने के लिए, लेकिन ये उस अध्याय के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। इस श्लोक में उन्होंने बताया गया है कि जो भी व्याधियाँ हो जाती है उस व्याधि के पूर्व रूप हमें इसके पहले के जो स्थान संचय है उसमें दिखते हैं। उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं व्यक्ति में, और यहाँ पे पूर्ण रूप से हमें पता चल जाता है कि कौन सा व्याधि हुआ है और उस व्याधि के अंदर का कौन सा प्रकार हुआ है, ये इसमें समझ में आता है। तो पहले इस श्लोक को समझ लेते हैं और फिर एग्जाम्पल से उसे और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो इस श्लोक का कहना है कि पिछले श्लोक से लिया गया कि इसके पश्चात शोफादि के अविदीर्ण होकर, मतलब पिछले इसमें लक्षण उत्पन्न हुए थे, उसके बाद शोफ आदि के अविदीर्ण होकर, मतलब हमने पिछली बार देखा था कि शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विदृधि, विसर्प, इस प्रकार की क्या होती है, व्याधियाँ होती है। ये व्याधियाँ हमें व्यक्ति रूप में पता चलती है कि इस प्रकार की व्याधि हुई है, तो उसी को आदि कहा गया है। इसीलिए पूरे का नाम लेके न कहते हुए शोफ आदि इतना ही यहाँ पे वर्ड लिया गया है। तो इसके पश्चात हम शोफ आदि के अविदीर्ण होकर, वो अविदीर्ण होता है, और व्रण अवस्था को प्राप्त होने से पहले कोई भी अगर जख्म होता है तो वो अम्ल रूप में होता है, तो उसकी चिकित्सा नहीं की जाती। जब वो पक्व रूप में हो जाता है, मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हो, अगर किसी प्रकार का एब्सेस हुआ है, ओके, तो उस वक्त उस एब्सेस की ट्रीटमेंट, और उसको हम कट करके उसके अंदर का पस फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है किसी भी एब्सेस होने के बाद। तो जब वो अम्ल रूप में रहता है, जब वो तरुण अवस्था में रहता है, तो उस वक्त उसको उस पस को नहीं निकाला जाता है। उस पस फॉर्मेशन को, उस एब्सेस को पक्व रूप दिया जाता है, और पक्व रूप होने के बाद उसका एक्सीजन करके उसके अंदर के पस को ड्रेनेज कर लिया जाता है, काट के उसमें से निकाल लिया जाता है। तो हमें उस वक्त तक रुकना पड़ता है। तो अम्लावस्था जो होती है व्यक्ति में होती है, लेकिन जब वो पूरे पक्व रूप में आ जाता है, शोफ का उदाहरण दिया इसीलिए बताया गया है,
कि उसके बाद जब वो पूरे अम्ल रूप में आ जाता है, पक्व रूप में आ जाता है, तो उसको कट करके उससे ड्रेनेज करके वहाँ के पस फॉर्मेशन को निकाल लिया जाता है। इसीलिए व्रण अवस्था को प्राप्त होना ऐसा कहा गया है। तो इसके पश्चात इन शोफादियों के अविदीर्ण होकर व्रण अवस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है वह छठा क्रियाकाल है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब व्याधि पूर्ण रूप से हमें पता चल जाती है कौन सी है, और उसके बाद जब हम उस चिकित्सा को की जाती है तो हमें बताया जाता है, फिर उस अवस्था को भेद कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में कहा है ज्वर अतिसार का अधिक समय तक अनुबंध बना रहना भी छठा क्रियाकाल है। तो ज्वर अतिसार ये लक्षण हमें इसके पहले के भी जो चरण थे उसमें मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है कि ज्वर अतिसार ये लक्षण जब अधिक समय तक, जब प्रोलॉन्ग वक्त तक अनुबंध के रूप में पाए जाते हैं, मतलब शरीर से वो ज़्यादा वक्त तक जब संबंधित रहते हैं स्पेसिफिक व्याधि के कारण, तो उसे भेदावस्था कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे व्याधियों में ज्वर ये लक्षण के रूप में हमें दिखाई देता है। कोई भी अगर व्याधि होती है तो बहुत बार हमें देखते हैं कि ज्वर हो जाता है। तो ज्वर इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ओके, तो बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट करती है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ये बॉडी की सेल्फ टेंडेंसी होती है खुद को बचाने के लिए। तो ये लक्षण हमें बहुत सारी व्याधियों में मिलता है। ज्वर को हम फीवर के साथ ओनली कोरिलेट कर सकते हैं, ज्वर ही फीवर नहीं है। ओके, क्योंकि ज्वर जो होते हैं ये आयुर्वेद के परिवेश में बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं और डीप थिंक है जो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। लेकिन अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो ज्वर ये लक्षण के रूप में होता है, ना कि व्याधि के रूप में, लक्षण के रूप में होता है। और हमें मैक्सिमम व्याधि मिलता है और उसी के साथ सर्दी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, अतिसार हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत से व्याधियों में मिलता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, ज्वर है, अतिसार है, जब ये अधिक समय तक अनुबंध में शरीर के साथ रहते हैं तो उसे भी हम छठा काल या छठा क्रियाकाल कह सकते हैं। शोफादी के बारे में मैंने इसके पहले किया, वो अगर आपको नहीं समझता है तो उसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो संबंधित है किसके परिप्रेक्ष्य में, उस अध्याय के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये छठा क्रियाकाल है और छठे क्रियाकाल में पूरी रूप से व्याधि कौन सी है और उसका प्रकार कौन सा है ये एक्सप्लेन होता है। उसके लास्ट लाइन जो है उसमें कहा गया है इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाते हैं। तो ये व्याधि की लास्ट अवस्था है। बॉडी हिमसेल्फ एंटीबॉडी क्रिएट करके व्याधि को तो ठीक कर लेती है, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रक्रिया फास्ट रूप से होने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम उससे एक्सटर्नल कुछ दें जिसकी वजह से वो ठीक हो। तो अगर इस लास्ट अवस्था में भी अगर हमने चिकित्सा नहीं की तो क्या होगा, ये असाध्य हो जाएगा, ये असाध्य हो जाएगा। तो जो आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि हर प्रकार की व्याधि के ऊपर ट्रीटमेंट होती है वगैरह वगैरह, तो ये यही है, ये फॉल्स थिंग्स। अगर योग्य वक्त पे मेडिसिन नहीं ली गई, योग्य वक्त की अगर चिकित्सा नहीं की गई तो व्याधि ठीक नहीं होती है, वो असाध्य रूप में चली जाती है। ये आयुर्वेद में बताया गया है। और व्याधियों के जो टाइप्स में बताया गया है, कौन सी साध्य है, कौन सी कृच्छ साध्य यानी ट्रीटमेंट करने के लिए मुश्किल होती है, कौन सी याप्य है मतलब मेडिसिन लिए तब तक अच्छी रहती है बाद में फिर से हो जाती है, या फिर कौन सी असाध्य है यानी उसको साध्य करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये बताया गया है छठा क्रियाकाल है। इसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई तो व्याधि साध्य नहीं हो सकती।
अब इसको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू उसके एग्जाम्पल से, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस अवस्था में व्याधि में किस दोष का आधिक्य है यह स्पष्ट होता है। तो इस अवस्था में हम ये समझ जाते हैं कि व्याधि में किस दोष का आधिक्य है, क्योंकि व्यक्त रूप में पूरी तरीके से व्याधि हमें पता चल जाती है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन से दोष का आधिक्य यहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिया गया है कास एक व्याधि है, तो कास इस व्याधि का खांसी यह लक्षण व्यक्त अवस्था में ही व्यक्त होता है। तो इसके पहले का जो चरण था व्यक्ति, पांचवा चरण, तो जब कास व्याधि हो जाता है तो व्यक्ति में हमें लक्षण मिलता है, तो उसका जो लक्षण होता है कास व्याधि का खांसी, ये लक्षण हमें व्यक्ति अवस्था में मिल जाता है। लेकिन तब सूखी खांसी होने पे वातज कास, खांसी में कफ या बलगम आ रहा हो तो कफज कास, ऐसा भेद इस छठी अवस्था में स्पष्ट होता है। तो हम पांचवी अवस्था में खांसी से ये तो पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कास व्याधि है, लेकिन कास व्याधि के भी टाइप्स होते हैं, वातश होते हैं, पित्तश होते हैं, कफश होते हैं, तो ये उसके जो टाइप्स होते हैं ये, और बाकी भी टाइप्स हैं, तो ये जो टाइप्स होते हैं ये हमें भेद अवस्था में पता चलते हैं, ये लक्षणों के द्वारा ही पता चलते हैं। जैसे वातज कास होगा तो सूखी खांसी होगी, और कफज कास होगा तो उसमें बलगम रहेगा, तो ये भेद हमें पूरी तरीके से पता चल जाते हैं। इसीलिए इस चरण के बारे में आपको यही समझना है, जब व्याधि पूर्ण रूप से हमें पता चल जाती है कौन सी है, उसके भीतर का भी उसका कौन सा प्रकार है ये हमें पूर्ण रूप से लक्षणों द्वारा पता चल जाता है। उस स्टेज को, उस चरण को व्याधि का लास्ट स्टेप भेद कहना चाहिए। और इस स्टेप में, इस चरण में अगर ट्रीटमेंट नहीं की जाती है तो उस रोग को ठीक किया नहीं जा सकता, वो असाध्य होता है। तो भेद इसमें इतना ही बताया गया है। अब इसके अंतर्गत के हम जो 3 चरण हैं जो सबसे पहले आए हैं, वो हमने देखा था क्षय, प्रकोप और प्रसर। क्षय, प्रकोप और प्रसर जो होते हैं उसके अंतर्गत हमने देखा था, उसका हमने डीपली एक्सप्लेनेशन देखा था, और उसके बाद के जो चरण हैं उसका एक्सप्लेनेशन हमने उतना देखा नहीं है, क्योंकि क्षय, प्रकोप और प्रसर ये पहले चरण थे, और ये हमें नॉर्मली भी दिखाई जाते हैं जब हम किसी भी ऋतु में क्षय, प्रकोप और प्रशमन होता है। प्रसर सिर्फ तीसरा नहीं दिखाई देता, उसको हमने डिटेल में देखा था, और बाद के जो लक्षण हैं उसको हमने उतना डिटेल में नहीं देखा, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद को, क्योंकि ये जो 3 चरण हैं जो बाद में हमने देखे, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, ये तीनों के तीनों चरण हर व्याधि के अंतर्गत अलग अलग होते हैं। जैसे व्यक्ति स्थान संश्रय में लक्षण में पूर्व रूप मिलते हैं तो हर व्याधि के पूर्व रूप अलग होते हैं, व्यक्ति में लक्षण मिलते हैं तो वो हर व्याधि में अलग अलग होते हैं, भेद में हर व्याधि के जो भेद होते हैं वो भेद भी अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जब आप अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ देखोगे तो उसमें इन चरणों को डिटेल में देखोगे। अब तक उसके पहले के जो चरण होते हैं, संचय, प्रकोप और प्रसर, नॉट प्रशमन, प्रसर, इसको आप डिटेल में हमने वैसे भी देखा है, तो वो अच्छे से समझ लो। अगर ये 3 चरण आपने अच्छे से समझ लिए, पहले 3 चरण क्षय, प्रकोप और प्रशम, तो नेक्स्ट ईयर में आपको उसके बाद के जो चरण है, स्थान संश्रय, व्यक्ति, भेद, वो उस स्पेसिफिक व्याधि को देखते हुए अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्षय, प्रकोप, प्रसर की हम एक तालिका बना लेते हैं। उस तालिका से आपको उसका ग्रॉस आइडिया आ जाएगा।
और उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। इस तालिका को आप बता रहा हो तब लिख लो, या फिर इसका एक फ़ोटो भी मैं आपको सेंड करूँगा। तो पेज की 4 पार्ट करने हैं। पहला रहेगा दोष, दूसरे कॉलम आएगा चय, तीसरा कॉलम आएगा प्रकोप, और चौथा कॉलम रहेगा प्रसर। ये वही चीज़ है जो हम इसके पहले देख चुके हैं, लेकिन शॉर्टली कंसाइजली उसको देख लेते हैं, बिकॉज दिस आर इम्पोर्टेंट्स, और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है। तो पहला दोष है वात, उसमें चयावस्था में आएगा स्तब्धपूर्ण कुष्ठता। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमने इसके प्रीवियस में उसको अच्छे से देख लिया। तो चय में क्या हो जाता है, स्तब्धपूर्ण कुष्ठता, स्तब्धता आ जाती है कुष्ठ में। उसके बाद प्रकोप में क्या होता है, प्रकोप में कोष्ठतोध होता है और वायु संचरण होता है। कोष्ठ में वेदनाएं होती है और वायु का संचरण होता है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रकोप और प्रसर, कि प्रकोप में अगर वायु दूसरे स्थान पे जाते हैं और प्रसर में भी जाते हैं तो दोनों में क्या अंतर होता है, या फिर ऐसा कहा गया है कि प्रकोप में तो अपने ही स्थान में उत्क्लेश होता है और प्रसर में दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस को मैं बताना चाहूँगा। चय में अपने स्थान पे ही दोषों का संचय होता है, प्रकोप में अपने स्थान पे ही दोष उत्क्लेदित होते हैं, वो दूसरे स्थान में नहीं जाते, या फिर दूसरे स्थान में जो भी जाते हैं, प्रसर प्रकोप में भी दूसरे स्थान में जाते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में जाते हैं और अपितु उतने बलवान नहीं होते। और उसके बाद प्रसर अवस्था आती है, और प्रसर में तो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा कि जैसे एसिडिटी को हम देखते हैं तो ऋतु के अनुसार देखा जाएगा तो संचय होता है पित्त का वर्षा ऋतु में, और उसके बाद उसका जो प्रकोप होता है वो होता है शरद ऋतु में। ओके, तो शरद ऋतु में एसिडिटी की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को देखी जाती है, तो वो तो प्रकोप अवस्था में। और एसिडिटी हमें जब ज़्यादा फील जब होती है उसमें जब जो आमाशय होता है, आमाशय से जो पित्त होता है वो अन्न नलिका में आने के बाद हमें ज़्यादा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे कोरोजन होता है, जलन होती है। तो उसने अपना स्थान छोड़ दिया जबकि वो उसकी प्रकोप अवस्था में। लेकिन सभी को ये लक्षण फील नहीं होता है, ये जिसकी पित्त प्रकृति है उस व्यक्ति को ज़्यादा फील होता है। लेकिन ये उसकी प्रसर का लक्षण है, क्योंकि वो उसके स्थान छोड़ के चला है। लेकिन ये हर व्यक्ति में नहीं देखा जाता, हर व्यक्ति में चीज़ नहीं होती, किसी किसी व्यक्ति में होता है। तो ये समझना चाहिए प्रकोप अवस्था में उत्क्लेदित दोष अपने ही स्थान पे होते, वो अपने स्थान से बाहर नहीं आते। लेकिन कुछ कुछ रुग्णों में ये चीज़ें देखी जाती है, और बाकी जो दोषिश प्रकृति है जैसे वातज कफज उनमें भी ये लक्षण प्रकोपित होता है, लेकिन वो उतने व्यक्त रूप में नहीं होता है जितना व्यक्त पित्त प्रकृति में होता है। उनमें प्रसर ये चीज़ें देखी जाती है पित्त प्रकृति में, लेकिन बाकियों में नहीं देखी जाती है। तो ये व्यक्तिशाह चेंज होता है। और ये जो बताया गया है षटक्रिया काल बताया है, ये सभी को एक साथ लेके बताया गया है। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने की कोशिश करो। थ्योरेटिकल में जो लिया जाता है वैसा का वैसा प्रैक्टिकल में मिलना मुश्किल होता है, होता वही है लेकिन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि थ्योरी जो होती है वो ग्रॉसली ली जाती है, और जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है तो पर्सन टू पर्सन उस व्यक्ति के अनुसार, उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, उसके दोषों के अनुसार चेंजेस होते हैं। तो ये चीज़ इस प्रकार से समझने की आवश्यकता होती है। तो तालिका के अनुसार प्रकोप में हमें कोष्ठतोध और वायु संचरण मिलता है, जबकि प्रसर में चौथे कॉलम में
वायु विमार्गमन होता है और आटोप ये लक्षण देखा जाता है। तालिका में दूसरा दोष है पित्त, जिसमें चय अवस्था में पित्तावभासता होती है। पित्तता पूरे शरीर में हमें दिखाई देती है, जबकि प्रकोप अवस्था में अम्लिका होती है, पिपासा होती है और परिदाह होती है। एसिडिटी सा फील होता है, प्यास ज़्यादा लगती है और उष्णता पूरे दाह सा होता है, पूरे शरीर में परिदाह होता है। और प्रसर में ओश, चोष, परिदाह और धुमायन होता है। ओश का मतलब होता है दाही होना, लेकिन ये जो दाह होता है वो स्पेसिफिक स्थान पे होता है। और चोष का मतलब क्या होता है, दाह होने के बाद उस जगह पे खींचा सा होना। अब खींचा सा होना इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे अगर दग्ध हो जाता है तो दग्ध होने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ की जो स्किन होती है, दग्ध होना यानी अगर जल जाता है तो उसके बाद उस जली हुई जगह को दग्ध कहते हैं। तो आजू बाजू की स्किन क्या होती जाती, खींच ली जाती है। ओके, तो जैसे स्टमक में भी आपको अल्सर क्रिएट होते हैं, तो अल्सर होना मतलब क्या हो गया, वहाँ पे दग्ध हो गया। तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए आजू बाजू की जो योग्य रूप में जो स्किन होती है, जिसको परिणाम नहीं है, वो अपने तरफ खींच लेता है ठीक होने के लिए, ताकि ब्लीडिंग ना हो। उस लक्षण को चोष कहते हैं। उसके बाद परिदाह, इसके पहले भी आ जाएगा धुमायन, धुआं सा निकलना, ये पित्त में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है तीसरा दोष, कफ दोष। कफ दोष में होता है मंदोष्मता, अग्नि कम हो जाती है, आलस्य आ जाता है, अंग गौरव हो जाता है। प्रकोप अवस्था में अन्नद्वेष, हृदय उत्क्लेद ये देखे जाते हैं। जबकि प्रसर अवस्था में अरोचन, रुचि नहीं होती, आहार ग्रहण करने में अविपाक, पाचन नहीं होता आहार का, और अंगसात, ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये तालिका हो चुकी है, इसका मैं आपको फ़ोटो भी सेंड कर दूंगा। उसके बाद इस चैप्टर का समाप्त करते हैं षटक्रिया काल के ज्ञान का महत्व देखते हुए। तो हमने जो षटक्रिया काल देखा है, 6 चरणों में देखा है, क्यों देखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेतु सेवन से लेकर व्याधि उत्पत्ति जो होती है वो क्रमानुरूप किस प्रकार से होती है। तो ये जो षटक्रिया काल है ये आपको फर्स्ट ईयर में भी है, एग्ज़ाम के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, फाइनल ईयर में भी है, और एंट्रेंस में भी रहेगा, पीजी में भी रहेगा। और प्रैक्टिस करोगे तब भी अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया तो ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए ये समझना एग्ज़ाम से के दृष्टिकोण से और प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से, दोनों के अनुसार इम्पॉर्टेंट है। षटक्रिया काल के ज्ञान का महत्व, इस हेडिंग के अंतर्गत हम पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, षटक्रिया काल के ज्ञान से व्याधि निर्मिति किस प्रकार से होती है यह समझ में आता है। व्याधि निर्मिति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस। ओके, तो हमने फिजियोलॉजी देख ली, दोष किस प्रकार से होते हैं। अब उसके बाद पैथोजेनेसिस होता है। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है पैथोजन यानी हेतु, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार की व्याधि होती है, जिसके अंतर्गत जो हमने अहितकर आहार विहार लिया है वो, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, इसका हमारे बॉडी के ऊपर जो अटैक होता है वो, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको हम निदान कहते हैं। और उसके बाद निदान यानी डायग्नोसिस नहीं, निदान का मतलब होता है हेतु। तो हेतु हमने ग्रहण कर लिए, हेतु ग्रहण करने के बाद किस प्रकार से हेतु से लेकर आगे
व्याधि की उत्पत्ति हो गई। ये हमें तभी समझ में आ जाता है पैथोजेनेसिस जब हम षटक्रिया काल को समझ पाते हैं, क्योंकि षटक्रिया काल में हमें हेतु से लेकर व्याधि उत्पत्ति तक की पूरे एक एक स्टेज में संचय कैसा होता है, प्रकोप कैसा होता है, फिर उसके बाद उसका प्रसर कैसा होता है, उसका स्थान संचय वो कैसे किसी स्थान को अपना व्याधि के लिए घुरित धरता है, वहाँ पे किस प्रकार से पूर्व रूप देखे जाते हैं, उसके बाद किस प्रकार से व्यक्ति में उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं और भेद में उसका कौन सा टाइप है, ये हमें पता चलता है। तो ये जो पूरी कोई भी डिसीज होने के बाद जो उसके चरण होते हैं वो पूरी की पूरे हमें षटक्रिया काल में पैथोजेनेसिस में पता चलता है। तो ये उसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम देखते हैं उसका दूसरा इम्पोर्टेंस। तो दूसरा इम्पोर्टेंस है चय अवस्था में रुग्ण आने पर चय अवस्था पहचान कर व्याधि को प्रतिबंध किया जा सकता है। अगर चय अवस्था में, चय अवस्था पहली अवस्था है, चय अवस्था में रुग्ण अगर आपके पास आता है तो चय अवस्था की अगर आपको पहचान होगी, चय अवस्था में क्या होता है ये आपको पता होगा, तो आप व्याधि को तभी प्रतिबंध कर सकते हो। उस वक्त आपको सिर्फ क्या करना है, उसने जो हेतु सेवन है उसको आपको निदान परिवर्जन करना है। निदान परिवर्जन का मतलब होता है जिस कारणों की वजह से ये लक्षण उत्पन्न हुए हैं उसको सिर्फ प्रतिबंध करना, उसको सिर्फ बंद करना। उतने ही आपने बंद कर दिए विदाउट मेडिसिन दिए तो भी व्याधि ठीक हो जाता है। और ये आप कब कर सकते हो, जब आपको संचय अवस्था क्या होती है, संचय अवस्था में किस प्रकार से लक्षण मिलते हैं ये पता होते हैं, तभी कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको षटक्रिया काल पता होना आवश्यक हो। और अगर देखा जाएगा, अगर ये इस प्रकार से आपको पता हुआ तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप ज़्यादा चलेगी, क्योंकि फेथ जो होता है वो डॉक्टर के ऊपर पेशेंट का तभी बढ़ता है, इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा बताऊंगा, तभी बढ़ता है जब वो आपके लक्षणों को जल्दी समझकर उसको जल्दी प्रतिबंधित करके कैसे ठीक होना बता सकता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिशनर जितना पुराना होता है उसके मेडिसिन की क्वांटिटी उतनी कम होती है, क्योंकि उसको पता है कि स्पेसिफिकली कैसे जाना। ओके, डिटेल थ्योरेटिकल स्टडी आपकी होगी और प्रैक्टिस होगी तो आपको अपने आप ये समझ में आएगा कि कम मेडिसिन में पेशेंट को कैसा ठीक करना होता है। और याद रखना, जितनी कम मेडिसिन में आप चिकित्सा करोगे उतने अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। ओके, तो ये तभी पता चल सकता है जब आपको इस प्रकार की चीज़ें पता हो। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड इसका इम्पोर्टेंस, रोगों के अवस्थानुरूप चिकित्सा बदलती है, इसीलिए षटक्रिया काल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो रोगों की जैसे जैसे अवस्थाएं आती है वैसे वैसे ट्रीटमेंट में चेंजेस होते हैं और उसके अनुसार षटक्रिया काल में भी परिवर्तन आते हैं। तो ये पॉइंट मैं इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि संचय, प्रकोप और प्रसर ये तो नॉर्मली सभी में देखा जाता है, और जो भी व्याधि होती है उसके अनुसार उसका संचय बदलता है, यानी उसमें उत्पन्न होने वाले पूर्व रूप बदलते हैं, उसके बाद व्यक्ति बदलते हैं, उसमें होने वाले लक्षण बदलते हैं, भेद में उसके टाइप्स बदलते हैं। मैंने कल एग्जांपल दिया था डेंगू का कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये जो लक्षण होते हैं स्पेसिफिकली ये वो डेंगू में मिलता है। तो ये अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ें पता रही तो आप किसी भी स्टेज में अगर आपके पास पेशेंट आता है तो किस प्रकार की ट्रीटमेंट है वो आप झट से कर सकते हैं। बिकॉज पेशेंट आने के बाद हम थ्योरी पढ़ नहीं सकते, विद इन मिनट्स देख के हमें पता करना होता है क्या है और उसे क्या देना है। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज आपका पहला ही क्लियर होना चाहिए, और वो समझने के लिए षटक्रिया काल का ज्ञान होना आवश्यक होता है कि किसी भी स्टेज में, किसी भी चरण में अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आपको वो किस चरण में आना है और उसके अनुसार कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए वो आपको समझना चाहिए। तो आपको व्याधि के अनुरूप
ये किस व्याधि के पूर्व रूप है, ये किस व्याधि के लक्षण हैं, ये व्याधि पूर्ण रूप में भेदावस्था में आया है तो ये उस व्याधि में स्पेसिफिकली कौन सा है टाइप्स, ये पता होना चाहिए। आपके पास कास का पेशेंट आया, अगर आपने उसको वातज कास में कफज कास की चिकित्सा दी गई तो उसका व्याधि कम नहीं होगा, उसका व्याधि बढ़ जाएगा। तो आपकी उसके टाइप्स पता होना इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए चीज़ें समझना आवश्यक होता है। ओके उसके बाद इसका लास्ट इम्पोर्टेंस जो बताया गया है वो कहा गया है कि व्याधि के पुनरुद्भव को प्रतिबंधित करने के लिए अवयव को धातु को बल देने वाली चिकित्सा कर सकते हैं। तो बल देने वाली चिकित्सा होती है वो होती है रसायन चिकित्सा। वो आपने अष्टांग का श्लोक तो पढ़े ही, जिसमें काय बालगृह ऊर्ध्वांग शल्यज्येष्ठा जरारुषाण अष्टावंगानी तस्या चिकित्सा सुसंश्रिता। तो इसमें जो लास्ट के है जरा और रुषाण, तो जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, उसमें जो चिकित्सा दी जाती है वो देती है रसायन। तो रसायन चिकित्सा जो होती है, रसायन चिकित्सा यानी समझने के लिए समझ लीजिए कि जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश क्या होता है, रसायन चिकित्सा। च्यवनप्राश ये रसायन चिकित्सा होती है जिसकी वजह से अगर हमने वो पहले ही ले लिया उस काल के अनुसार, जब आपको पता है कि स्पेसिफिक ऋतु में स्पेसिफिक दोष का प्रकोप होने वाला है, तो अगर उसके अनुसार हमने पहले ही ये आपको पता है पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति की वजह से अपने उस शरीर में तकलीफ होती है और उस प्रकार की मेडिसिन आपने पहले ही ले ली और प्रिकॉशन पहले ही ले ली, तो क्या होगा, आपको उस प्रकार की व्याधि उत्पन्न ही नहीं हुई। और व्याधि होने के बाद भी उसका पुनरुद्भव का मतलब क्या होता है, वो फिर से ना हो, उसका प्रतिबंध करने के लिए अवयव को, स्पेसिफिक ऑर्गन को या धातु को बल देने के लिए चिकित्सा कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी व्याधि में अगर किसी प्रकार के ऑर्गन स्पेसिफिक अफेक्ट होता है या फिर स्पेसिफिक प्रकार का धातु अगर अफेक्ट होता है और उसका बल क्षीण हो गया है, तो हमें यह आवश्यक होता है कि फिर से बॉडी के ऊपर अगर उस चीज़ का अटैक होता है तो वो उसको ना पकड़े, वहाँ पे खविगुण्य ना मिले, तो उसको बल दे के उसको सशक्त करना आवश्यक होता है। और उस जगह को सशक्त करने के लिए रसायन चिकित्सा आवश्यक होती है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि रसायन चिकित्सा तभी फलदायी होती है जब उस अवयव में, उस धातु में किसी भी प्रकार के दोष घटक नहीं रहते, तब जो मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर दीवार गंदी होती है तो उसमें कोई भी रंग लगाओ, कितना भी हाई क्लास कितना भी महंगा कलर लगाओ, कुछ इफेक्ट नहीं होता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस दीवार के ऊपर का पहले का कलर निकालना पड़ेगा। ओके, उसको प्राइमर लगाना पड़ेगा, उसकी पुटिंग करनी पड़ेगी, और जब ये सब हो जाता है उसके बाद उस दीवार के ऊपर कलर लगाओ तो तब वो अच्छे से होता है। उसी प्रकार की चिकित्सा जो होती है वो रसायन चिकित्सा होती है। अगर किसी प्रकार की व्याधि होती है तो उस व्याधि को पहचान कर, उसके चरण को जानकर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस व्याधि को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करते हो, निदान परिवर्जन करते हो, शमन चिकित्सा करते हो, शोधन चिकित्सा करते हो, वाटर में भी जो भी की जाती है, तो व्याधि को पूरी रूप से ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें जो होती है रसायन चिकित्सा वो ली जा सकती है। टॉनिक लिए जाते हैं, अगर आपको टॉनिक भी देते हैं डॉक्टर, तो कहते हैं आपका ये डिजीज़ जब ठीक हो जाए तब टॉनिक को शुरुआत करनी। तो इसीलिए होता है कि जब तक आपके शरीर में दोष है
तब तक रसायन चिकित्सा कोई काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको शोधन करना पड़ेगा, पूरी तरीके से व्याधि को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर रसायन चिकित्सा कार्य करती है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको किसी भी पेशेंट को अगर रसायन चिकित्सा देनी है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति के शरीर का शोधन होना चाहिए, और शोधित होने के बाद ही रसायन चिकित्सा कार्यदायी ठहरती है, फलदायी ठहरती है। अगर वो नहीं होती है तो एक तो डॉक्टर का नाम खराब होता है, नहीं तो पैथी का नाम खराब होता है। तो ये सबसे पहले जान लो कि कौन सी चिकित्सा किस अवस्था में देनी है, किस प्रकार की ट्रीटमेंट करनी है, ये पता होना आवश्यक होता है। तो रसायन चिकित्सा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। तो एग्जाम्पल के रूप में उसको देखते हैं डिटेल में। हम कामला का एग्जाम्पल लेते हैं। कामला हेपेटाइटिस, तो जो हेपेटाइटिस होता है तो ये व्याधि है यकृत का, यानी लीवर का। तो कामला में यकृत को बल देने वाली दवाइयाँ कामला व्याधि ठीक होने पर दी जाती है। देखा कि तभी दी जाती है जब वो व्याधि पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तब दी जाती है। इसीलिए कामला व्याधि का पुनरुद्भव प्रतिबंध किया जा सकता है। कामला व्याधि में आहार विहार के पथ्य दीर्घकाल रखना पड़ता है। वो पथ्य के महत्व षटक्रिया काल के ज्ञान होने पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कामला व्याधि में आहार विहार के पथ्य जो होते हैं वो दीर्घकाल तक देने पड़ते हैं, और पथ्य का महत्व षटक्रिया काल में बताया जाता है। तो पथ्य का महत्व षटक्रिया काल में क्यों बताया जाता है? क्योंकि षटक्रिया काल में ये पता चलता है हमें कि षटक्रिया काल में हमें ये पता चलता है कि उस व्याधि के हेतु क्या है, उस व्याधि की निदान क्या है, उस व्याधि के इडियोपैथिक फैक्टर क्या है, किस वजह से वो व्याधि हुई, ये पता चलता है। तो ये सबसे पहले दूर करने चाहिए, उसको लेना बंद करना चाहिए। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सुभाषित है, शायद आपने सुना होगा। पथ्य सदी गदार्थस्य किम औषधि निषेध होने, पथ्य असदि गदार्थस्य किम औषधि निषेध होने। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पथ्य का पालन करते हो तो आपको किस प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य दिनचर्या, ऋतुचर्या, नॉर्मल लाइफ में जो नियम बताए गए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करता है, तो वो पथ्य पालन कर रहा है। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, उसकी प्रकृति के अनुरूप क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ों का ध्यान रखता है, तो ये पथ्य पालन कर रहा है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। और जो व्यक्ति पथ्य पालन नहीं करता है वो कितनी भी मेडिसिन खाएगा, तो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिसिन उस रोग को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हेतु सेवन अगर चलता रहा तो क्या होगा, वो व्याधि वैसे के वैसे रहेगा। जैसे अगर एक गड्ढा है, वो एक गड्ढे को एक साइड से एक व्यक्ति खोदने का काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे मिट्टी डालने का काम कर रहा है, तो कभी गड्ढा पूरा खोदा नहीं जाएगा और कभी वो गड्ढा पूरी तरीके से नहीं भरा हो जाएगा, क्योंकि एक खोद रहा है तो एक भर रहा है। तो इस प्रकार की टेंडेंसी हो जाती है अगर आप मेडिसिन को लेते रहते हो और पथ्य का पालन नहीं करते। तो इसीलिए पथ्य का पालन बहुत आवश्यक होता है। निदान परिवर्जन, हेतु को दूर रखना बहुत आवश्यक होता है। एक स्पेसिफिक थिंग बताना चाहूँगा कि पथ्य पालन का जो क्राइटेरिया था वो मॉडर्न मेडिसिन में यानी एलोपैथिक में नहीं था। पथ्य पालन के बारे में वो नहीं कहते थे, वो कहते थे जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, सिर्फ मेडिसिन लो। ये पहले था, डॉक्टर ऐसे बताते थे। अभी उन्होंने ये बात जान ली है जो हमने पहले से हम बता रहे हैं कि वो भी बताते हैं अगर आपको ये मेडिसिन लेनी है और ये मेडिसिन बंद करनी है, ये रोग ठीक होना चाहिए, तो ये कम करना चाहिए, इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। ओके, तो इसीलिए पथ्य पालन जो होता है
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पथ्य पालन आप तभी बता चल सकते हो जब आपको षटक्रिया काल पता है। अब षटक्रिया काल अगर आपको पता होगा तभी पता चलेगा किस दोष का क्षय किस वजह से होता है, प्रकोप किस वजह से होता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आपको ही पता नहीं तो पेशेंट को क्या बताओगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको षटक्रिया काल के इन सभी इम्पोर्टेंस के बारे में पता हो। तो इतने इसके इम्पोर्टेंस नहीं, इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, लेकिन स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ पे बता दी है। आप अपने अनुसार सोच के और इम्पोर्टेंस जुड़ सकते हो। इस चीज़ों के ऊपर शॉर्ट नोट हटी है, इम्पोर्टेंस ऑफ षटक्रिया काल वगैरह, तो आप वो लिख सकते हो। तो हमारा षटक्रिया काल समाप्त हो चुका है। षटक्रिया काल के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो हम देख लेते हैं। अगले बार हम किसी नए टॉपिक को शुरू करेंगे। हो सकता है अगली बार से हम मॉडर्न टॉपिक को शुरू करें। तो अभी हम देख लेते हैं षटक्रिया काल के में देखे गए इम्पोर्टेंट श्लोक। तो नोट्स आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, ऐसे मैंने आपको पिछली बार कहा। अगर आपने प्रिपेयर कर ली होगी तो टिक कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला श्लोक जो बताया था, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/14, पहले अध्याय का 14वां श्लोक, रुद्धि समान है सर्वेशाम विपरीत विपर्य। ये इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस श्लोक में दोष धातु मल की रुद्धि और क्षय ये दोनों भी बताया गया है। ओके, तो ये हर दोष, हर धातु, हर मल के रुद्धि और क्षय में कहीं पे भी आप ये श्लोक डाल सकते हो, तो बहुत जगह फिट हो सकता है। आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ये श्लोक अच्छा है। तो आप छोटा भी है तो ये कर लीजिए। उसके बाद फिर षटक्रिया काल का सबसे इम्पोर्टेंट मेन श्लोक, सुश्रुत सूत्रस्थान 21/36, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रम व्यक्तिभेदम च योति दोषानाम स भवेत अभिषेतः। तो ये उसका इम्पोर्टेंट श्लोक है, उसमें 6 चरण आए हैं, तो ये कर लीजिए। हाँ, कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि षटक्रिया काल जो होता है उसका वो बताया गया है सुश्रुत संहिता में, उसके बाद अष्टांग ने भी उसको एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा नहीं है, षटक्रिया काल सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत संहिता में ही वर्णन है। उसका वर्णन आपको बाकी किसी संहिताओं में इतना स्पेसिफिकली और इतना एक ही चैप्टर में नहीं मिलेगा। इसके अंतर्गत के जितने भी श्लोक है वो सुश्रुत संहिता के 21वें अध्याय से ही आए हुए, क्योंकि उन्होंने सुश्रुत संहिता के 21वें अध्याय को षटक्रिया काल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये एक ही जगह पूरे चरणों है, इसी प्रकार के 6 चरण करके किसी भी संहिता में नहीं है। तो ये आपको किसी और संहिता में नहीं मिलता, ये यूनिक फीचर है सुश्रुत संहिता का। तो ये आपको सुश्रुत संहिता में मिलता है, तो याद रखना है। उसके बाद का इम्पोर्टेंट श्लोक है, फिर यहाँ पे अष्टांग हृदय के श्लोक क्यों है? तो अष्टांग हृदय के श्लोक इसलिए आए कि संचय प्रकोप जो होता है वो इजीली एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए वो श्लोक यहाँ पे। तो उसके बाद का इम्पोर्टेंट श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/22 और 23, चयो रुद्धि स्वानुबंधे प्रदेशो रुद्धि हेतुषु विपरीत गुणेश। उसके बाद का इम्पोर्टेंट श्लोक है वो होता है प्रकोप के लक्षण का, सुश्रुत सूत्रस्थान 21/27, तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोद संचार अम्लिक पिपासा परिदाह द्वेष अन्न उत्क्लेशश्च जायन्ते तत्र द्वितीय क्रियाकाल। उसके बाद प्रसर, इस तीसरी अवस्था का जो सुश्रुत से सूत्रस्थान 21/32 21वें अध्याय का 32वां श्लोक, एवं प्रकुपिता प्रसरताम वायुर्विमार्गन आटोपो ओषचुष परिदाह धूमायनानि पित्तस्य अरोचक अविपाक अंग साध छर्दिश्चेतिश्लेषमनो भवन्ति तत्र तृतीय क्रियाकाल। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्थान संश्रय का जो माधव निधन का हमने श्लोक देखा था, माधव निधन में भी उसका वर्णन नहीं है। माधव निधन का हम श्लोक क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि उसमें से हमें समझने में आसानी हो रही, इसीलिए वहाँ से वो श्लोक ले रहे। तो उन्होंने पूर्व रूप के बारे में बताया गया, लेकिन वो स्थान संश्रय में वो श्लोक फिट बैठता है, इसीलिए हमने वो लिया है। स्थान संश्रयानि क्रुद्धच्च भाविवाद व्याधि प्रबोधकम दोष कुर्वन्ति यत लिंग पूर्व रूपम तदुच्यते। माधव निदान 1/7, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद व्यक्ति का जो डलहन
व्यक्तिका का श्लोक था, सुश्रुतसूत्र सन 21/34, व्याधे प्रव्यक्त रूप व्यक्ति, ये व्यक्ति का श्लोक। ये इतने इम्पोर्टेंट श्लोक इस चैप्टर के है। ये श्लोक आप आपकी श्लोक की कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिए। ये कुछ स्पेसिफिक श्लोक आपको वाइवाज में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर के अनुसार भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस के अनुसार भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए। हाँ, तो ये ऐसा का ऐसा चैप्टर सेकंड ईयर में भी, नेक्स्ट ईयर में भी आपको याद रखिए। तो यहाँ पे षट क्रियाकाल समाप्त हो गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अच्छे से ऑडियो सुन लो। मैं जो इसका जो श्लोक हुआ है और जो तालिका है वो भेज दूंगी, वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। और एक काम कीजिए, मैसेज करने से अच्छा है कॉल कर लीजिए, क्योंकि मैसेज में बताने में ज़्यादा वर्ड लिखना पड़ता है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है और टाइम जाता है। ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, तो इस प्रकार से ये अध्याय है। ओके, तो थैंक यू।